नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार में नारा चलता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन आजकल लोग पूछने लगे हैं, बिहार में बवाल है, क्या नीतीश कुमार बीमार है? बात किसी राजनीतिक बयानबाजी की, किसी राजनीतिक दोषारोपण की है नहीं। ये मामला वाकई बहुत गंभीर है। आपने कब सुना कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए बड़े बड़े नेता राज्य की ये कहें कि इन पर उम्र हावी हो गई है, ये मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है? नीतीश कुमार के कई बयान अभी हाल ही में उनके ऊपर हंगामा हो चुका है। चाहे विधानसभा में यौन शिक्षा पर कही गई उनकी बातें हो, कल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए जैसी तू तड़ाक की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो हो, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हम आज आपको बताएंगे। अब बिहार के कई वरिष्ठ नेता खोलकर यह बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी ने तो कह दिया कि इन्हें कोई जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है, तभी ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी रहे एक पूर्व सांसद ने यह कह दिया कि नीतीश के ही पार्टी के कुछ नेता इनको खाने में या किसी और चीज में मिलाकर कुछ ऐसा दे रहे हैं, कोई दवा दे रहे हैं, जिससे इनकी याददाश्त चली गई है। नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है और यह सब कुछ साजिश है कि जल्द से जल्द ये मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे और कोई और मुख्यमंत्री बने। कुछ लोग तो खुलकर अब यह मांग भी करने लगे हैं कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए फिट नहीं है। आज भी बिहार की सरकार के फैसले कौन ले रहा है, यह कोई नहीं जानता। इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आज हम आपको 3 लोगों के बयान सुनाएंगे। जीतन राम मांझी, पूर्व सांसद अरुण सिंह और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। इन तीनों लोगों ने नीतीश कुमार के साथ बरसों बरस काम किया है। व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति हैं, कैसे इंसान हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो सरकार कैसे चलाते हैं, उनकी पूरी दिनचर्या कैसी होती है, ये तीनों ये सब जानते हैं। आप सुनिए आज ये नीतीश कुमार के लिए क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और 1-2 ऐसे ही जो प्लांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते। वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। कि राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। फिर भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे भाई इन सारे लोगों की राजनीति तो उनके खिलाफ चलती है, तो ये तो कुछ भी कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त एक बहुत वरिष्ठ मेहमान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जुड़ चुके हैं। मांझी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैंने अभी आपका बयान सुनाया दर्शकों को। आपने धन्यवाद आपको जी। आपने कहा कि कोई इनको नीतीश कुमार को विषैला पदार्थ खिला रहा है और साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं चाहूंगा एक बार अपनी बात आप कहें दोबारा
क्या शक है आपको, क्या हो रहा है नीतीश कुमार के साथ? देखिए, नीतीश कुमार जी से हम लोग बहुत अरसे से जुड़े हुए रहे हैं। 2005 से 2010 के बीच में नीतीश कुमार का गोल्डन समय था और बिहार के लिए बहुत अच्छा दिन था। हम लोग 2005 के पहले सारे बर्दाश्त जो जंगल राज में झेला था सबको भूल रहे थे और आशा थी कि जब 2005 से 2010 के बीच में नीतीश कुमार जैसा काम किए हैं आगे भी करते रहेंगे। तो बीच में कुछ आगे पीछे हुआ, हमको 2014 में उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया, लेकिन जब से 2015 से वो जो सत्ता संभाले हैं तब से लगता है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं कुछ या तो घमंडी बात आ गया है, घमंडपना आ गई है, या उम्र का तगादा है, या और कोई ऐसी बातें हो रही है। हम दो उदाहरण देना चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति बिहार में आए थे और महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष जब भाषण देने का मौका मिला नीतीश कुमार जी को, तो उन्होंने ऐसी घटिया बात कह दी कि देखिए, ये मुर्मू जी तो कागज़ लेकर के हमारे पास, हम जब मंत्री थे वहाँ भारत सरकार में तो आती थी, बहुत सा काम इनका हमने किया है। अब बताइए, कोई महामहिम राष्ट्रपति के सामने इस प्रकार की बात कर सकता है साधारण दिमाग वाला आदमी? इसका मतलब है कि या तो इनको समझ में नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, या नहीं तो इतना घमंडी और इतना उच्च स्तर की बात सोच रहे हैं कि हम जो बोलते हैं वो सही है, दूसरा लोग बोलता है उसका कोई माने नहीं है। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार का काम धाम उसी समय से चल रहा है जी। और दूसरी बात यह है कि वो महागठबंधन में अभी हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व में विश्वास इसीलिए नहीं होती है अब कि उन्हें एनडीए के साथ रहे और एनडीए को छोड़ करके इधर आए महागठबंधन में। अब महागठबंधन में भी वो सहज स्थिति में नहीं है और इसी कारण से वो भाजपा में किस लोगों से कहवाए, भाजपा के लोगों ने नो कह दिया, तो फिर इधर नीतीश जी सोचने लगे कि लालू जी तो कह दिए हैं पहले ही राहुल जी को कि शादी विवाह कीजिए, हम लोग बारात जाएंगे। तो ये जो सपना देख रहे थे कि हम प्रधानमंत्री होंगे और इसके लिए बहुत इन्होंने प्रयास भी किया, तो चाहे पटना का मीटिंग हो या बेंगलुरु का मीटिंग हो या फिर मुंबई का मीटिंग हो या दिल्ली का मीटिंग हो, पर इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखने तक के लोग ने नाम नहीं लिया। तब इनको फ्रस्ट्रेशन हो गया और फ्रस्ट्रेशन हो जाने के बाद सोचे कि इनकी नैया पार लगाएंगे लोग, यहाँ राजद के लोग। और लेकिन राजद के साथ इनकी विडंबना ये रही कि ये एक तरह से कमिटमेंट कर दिए थे, हम लोगों के सूचना में है कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री 2023 के प्रारंभ में बना देंगे। तो 2023 का आज 11वां महीना हो रहा है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। तो यहाँ भी इनको फ्रस्ट्रेशन मिला और इसीलिए ये आनंद मोहन के यहाँ चले गए जो घोर विरोधी लालू जी के हैं और लालू जी घोर विरोधी आनंद मोहन के। तो इस तरह से बैलेंस करने के लिए, किसी को दबाव डालने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनका काम जो आगे का भविष्य धुंध लगता है, इसीलिए इनके दिमाग में बहुत तरह का फ्रस्ट्रेशन हो गया है। रातों में 12 बजे रात में, 1 बजे 2 बजे रात में उठते हैं और एकाएक दूसरे के घर पर चल जाते हैं, मंत्री के घर जाते हैं, अफसर के घर जाते हैं। ये सब लगता है कि अब नॉर्मल इनके दिमाग में कोई बातें आ गई है जिसके चलते ये सारी बात हो रही है। तो इसी संदर्भ में जब हमारे साथ वाकया हुई जिसकी चर्चा और जिसको आपने सुनाया, तो वो तो हद हो गया और उससे हम उंड नहीं हुए, हम आहत नहीं हुए, हमारा समाज आहत हुआ है। बच्चे लोग यही समझ रहा है कि बिहार में जीतन मांझी का एक अपना अस्तित्व है, वो उम्र में भी बड़े हैं, क्वालिफिकेशन भी उनसे पहले प्राप्त किया, राजनीति में भी वो पहले से विधायकी में हैं। तो वैसी परिस्थिति में आज उनके साथ इस प्रकार का बदतमीजी करना या दुर्व्यवहार करना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कहा जा सकता। नहीं, बिल्कुल और ठीक। इसके मांझी, देखिए आपके लिए जो उन्होंने जैसा बर्ताव आपके साथ किया
वो तो बाकी में किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप वरिष्ठ हैं, उनके भी वरिष्ठ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ है। ऐसी भाषा तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बातें जितनी मैंने समझी सर, आप ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो अब सार्वजनिक पद के लिए फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, क्या ऐसे ऐसे कहेंगे आप? हम जरूर कहेंगे कि जितना दिन वो बिहार में रहेंगे उतना बिहार का घाटा होगा, बिहार की जनता को झेलना पड़ेगा। आज जातीय आधार गणना जो कराए हैं, ये सिर्फ माइलेज लेने के लिए कि हमने ऐसा कराया, और आज देखा होगा कि साहब आरक्षण में कोटा, नामांकन में कोटा या और सब चीज़ में जो स्ट्रेंथ है, हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने का काम किया, 75% आरक्षण देने की बात की। ये सब आई बात है, हम लोग इसके विरोध में नहीं हैं। यही हमने पूछा विधानसभा में कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव, दोनों बिल को हम लोग पास कर दिया, लेकिन पास करने से नहीं होगा, बढ़ाने से नहीं होगा आरक्षण का दायरा। आप उसको इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है देखना चाहिए। मांझी जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं सर। देखिए, जैसे आपने भी कहा था, आपका स्टेटमेंट मैंने दिखाया, आपने कहा भी कोई इनको या तो कोई विषैला पदार्थ खिला रहा है, इसीलिए इनके ऊपर असर हो गया है। एक और नेता है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ, इनको कोई दवा ववा दी जा रही है, इनका मेमोरी लॉस हो गया है, कोई कहता है डिमेंशिया हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, इनका डॉक्टर बदला गया। तमाम लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। या तो ये परिस्थिति है, या फिर दूसरा जो आपने कहा अभी कि जातीय जनगणना भी वो कराते हैं, आरक्षण बढ़ाने की मांग भी वो करते हैं, तो वो तो कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसका दिमाग शार्प ना हो या जो फिट ना हो। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं। देखिए, ये जो कराए हैं, इसमें भी हम समझते हैं कि वास्तविकता से बहुत दूर है। हम गांव में रहने वाले लोग हैं। आज हम कह सकते हैं कि 30-35% गरीबों के घर में इनके गणक नहीं गया है, और उनकी संख्या बहुत कम बताई गई है। ये लाभ लेने के लिए जितना भी विज्ञापन करें वो अलग बात है, और यही हमने कहा। और जिसमें भी हुआ है घालमेल, अब मुसहर समिति को लीजिए, जाति को लीजिए, 1931 में भी ये 3% है, और आज भी 2023 में भी वो 3.7% हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? वही दूसरा समाज के लोग 8% थे 1931 में, और आज 14% हो गए। आज सरकारी नौकरियों में मुसहर भूइयां समाज का प्रतिनिधित्व 1% भी नहीं है। जी सर, जी सर। और अगला आदमी, आपको लगता है ये सब जातीय जनगणना भी जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप सब कराया गया है बिहार की सरकार के द्वारा? आपने खुलकर कहा नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए, जब कराया गया है, हाँ। तब तक बिहार का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया जीतनराम मांझी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार सर, बहुत शुक्रिया आपका। जीतनराम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अपना आरोप फिर दोहरा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को सरकार नहीं चलानी चाहिए, उनको हट जाना चाहिए। हमारे साथ चर्चा में बाकी मेहमान भी जुड़ गए। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से, स्वागत है अजय आलोक जी आपका। अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं, एलजेपी रामविलास से सीनियर नेता हैं, पूर्व सांसद भी हैं, और नीतीश कुमार जी के बहुत पुराने साथी भी हैं। उनका भी बयान हमने आपको सुनाया अभी। अरुण जी स्वागत है आपका भी। राजीव रंजन जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। और नवल किशोर यादव जी हमारे साथ आरजेडी से हैं, डॉक्टर नवल किशोर यादव। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अरुण सिंह जी से करना चाहता हूँ। आपका स्टेटमेंट सर हमने दिखाया, आपने कहा कि आपने इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेते हुए कहा जेडीयू के, फिर आपने कहा कोई अफसर और या कोई ऐसे नेता, उन्होंने इनको घेर लिया है, और वो लोग जो हैं इनको कोई दवा दे रहे हैं या कुछ खिला रहे हैं जिससे इनका मेमोरी खत्म हो गया है, मेमोरी लॉस हो गया है, ऐसे बिहार डिरेल हो जाएगा। सर आप कायम है इस स्टेटमेंट पर? क्योंकि ये तो बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आप एक मुख्यमंत्री के लिए। मैं तो बिल्कुल कायम हूं, और अब इसमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका एक्शन ये प्रमाणित कर रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। हजारों वर्ष की हमारी सांस्कृतिक विरासत पर उन्होंने हमला किया। डेमोक्रेसी का वो टेम्पल है जहां उन्होंने जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह का एक्शन उन्होंने किया, इससे कोई सामान्य व्यक्ति भी यह कह सकता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अभी जीतन राम मांझी जी बोल रहे थे, जब पहला फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, बैठक हो रही थी अंदरूनी, मैं उसका हिस्सा
था, जो नीतीश कुमार जी के जो अन्य साथी हैं जो इसको सुन रहे होंगे, उसमें 12 बजे रात में उन्होंने कहा था कि किसी महादलित को हमारे कैबिनेट में होना चाहिए। और वो गैंग इतना सक्रिय हो गया, उन दिनों उस गैंग के कब्जे में नहीं थे, लेकिन उसमें हम थे, प्रभुनाथ सिंह थे, बाबू ललन सिंह थे और खुद नीतीश कुमार थे। सुबह में वो रात 12 बजे फाइनल नाम हुआ उनका, वो लंबी कहानी है। फाइनल हुआ, सुबह उन्होंने ओथ ले लिया। अटल जी अभी मंच पर ही हैं और तत्कालीन सीनियर एसपी मेरे पास आते हैं, मैं प्रभुनाथ सिंह के साथ खड़ा था, मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सीएम खोज रहे हैं आप। मैंने कहा कि मुझे मालूम है क्यों खोज रहे हैं, मिल लेंगे। और उसी दिन, ये सज्जन आदमी थे, उसी दिन इनसे इस्तीफा लिया गया। जिस दिन ओथ लिए उसी दिन इस्तीफा लिया गया। तो वो गैंग बहुत सक्रिय था शुरू से ही। बाद में जो आज वो कह रहे हैं कि मैंने मूर्खता की, ये सब गैंग का है। नीतीश कुमार अब कैप्टिव हैं। नहीं तो कौन है गैंग का ये गैंग? मतलब आप जिसके कब्जे में नीतीश कुमार को बता रहे हैं, कौन है वो? कौन लोग हैं? मैं बहुत स्पष्ट तौर पर वो कह चुका हूं पहले भी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसे लोगों का जो बिहार का इतना हित कर दिया, हजारों वर्ष की हमारी परंपराओं की, संस्कृति को, मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। ये लोग आपने सर अपने स्टेटमेंट में पहले जो हमने दिखाया भी, आपने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र किया, ललन सिंह जी का जिक्र किया। क्या ललन सिंह जी सब कुछ चला रहे हैं? मैं नाम नहीं, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता। तो अकेले नहीं चला रहे हैं, वो एक गैंग है। एक गैंग है जो बिहार को लूटा है। एक गैंग है जो विभिन्न विभागों पर कब्जा करके, और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ये सब मिलकर के आखिर इनके परिवार में तो कोई है नहीं जो इनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सके, और उसको तो पहले ही इन्होंने बर्बाद कर लिया है। नहीं तो आप तो नीतीश कुमार, इस वक्त सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, क्या ये कहना चाहते हैं आप? उनका होल्ड नहीं है इस वक्त शासन पर? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने बस में नहीं है, मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तभी जो उनका स्टेटमेंट और एक्शन, जी, एक मंद बुद्धि का व्यक्ति भी, डिरेल्ड व्यक्ति भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है, इस तरह का एक्शन नहीं कर सकता। अरुण सिंह जी से सर मैंने आपकी बात सुनी, जरा मैं और दूसरे मेहमानों पर जाऊं। आपने जो बात कही, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपने आपे में नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने उनको घेरा हुआ है, या उन्होंने कहा वो कैप्टिव हैं उनके, यानी उनके एक तरीके से उन्होंने उनको बंधुआ बना लिया है, और वही सब लोग बिहार में कर रहे हैं जैसा करना चाहते हैं, जैसी सरकार चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी अब बिहार की शासन पर उनकी पकड़ नहीं है किसी भी तरीके से। मैं एक बार चाहूंगा इस पर क्या कहना है अजय आलोक जी को, फिर राजीव रंजन जी और डॉक्टर नवल किशोर की इस पर टिप्पणी देंगे। अजय आलोक जी। देखिए सौरभ जी, मैं तो पहले ही से कह रहा हूं ना, लोग तो, ये अरुण जी, ये लोग तो अभी जो नीतीश जी ने जो हरकत की वो सबको देखते हुए कह रहे हैं। मैं तो 6 महीने से कह रहा हूं कि इनको सेनाइल मेंटल डिमेंशिया सेट इन कर गया है। ये बातें भूलने लगे हैं, बिहार के आम जनों में चर्चा है ये। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार से राजनीतिक दुश्मनी है इसलिए वो, मैं कह रहा हूं एक मेंटली डिरेंज आदमी कैसे बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बना रहेगा। ये सबकी जिम्मेदारी है, सारे दलों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को, उनको, और एक आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी देखिए तो इनको घर में बैठना चाहिए, इलाज की जरूरत है। दिक्कत क्या है कि सबको इतने विमुख हो गए हैं, सबको पता है कि नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं है। एक बार कुर्सी से हटेंगे तो खानसामा तक नहीं मिलेगा खाना बनाने देने के लिए। ये हालत है इनकी। एक आदमी साथ में नहीं है और डिसअरेंज्ड है एब्सोल्युटली। ये ऐसा नहीं है कि मुझे क्या हुआ है उनको, मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल कंडीशन में उसको सेनाइल मेंटल डिमेंशिया कहते हैं और प्रोस्टिट्यूटिज्म है। इसीलिए कोई भी चीज बोलते हैं तो उसको सैडिस्टिकली एंजॉय करने लगते हैं। पॉर्न ही बोलना शुरू किए तो पॉर्न को एंजॉय करने लगेंगे। मांझी जी पे बोलना शुरू किए तो मांझी जी को एंजॉय करने लगेंगे। ये बिल्कुल सेनाइल डिमेंशिया का फीचर्स है ये सब, कि जिस चीज को बोलेंगे आर्टिकुलेशन के लिए उसको तरह तरह के तर्क, तरह तरह के लॉजिक, मतलब बोलना कुछ है, कुछ से कुछ बोलने लगेंगे। तो ये सेट इन हो रहा है धीरे धीरे। और हमारे ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लोगों को हमने देखा है, जॉर्ज साहब को यही बीमारी थी और भी कई लोगों को यही बीमारी थी। ये बीमारी जब बढ़ती है तो और विकराल हो जाती है।
लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहेगा तो ये बिहार के स्वास्थ्य के लिए कहीं से हितकर नहीं है। हर साल हर दिन बिहार पीछे जा रहा है और इसमें सभी दलों को पहल करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। जी नहीं, अब ये बात तो बड़ी गंभीर है। अगर ऐसा है तो सच में अब ये तो उनकी पार्टी में जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसमें उस पर कुछ कह सकते हैं या उनके परिजन कुछ कह सकते हैं। पूरी की पूरी पार्टी डिमोरलाइज्ड है सौरभ जी, क्योंकि सबको को पता था कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, जब नीतीश ही नहीं रहेंगे तो जेडीयू कहां रहेगी। अब आपने जो बात कही, आपने कहा उनको सेनाइल डिमेंशिया सेट इन कर गया है। अभी जीतन राम मांझी ये बात कह रहे थे, अरुण सिंह जी ये बात कह रहे हैं, हमने प्रशांत किशोर की स्टेटमेंट दिखाई, उन्होंने कहा उन पर उम्र हावी हो गई है, अब उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे इन तमाम बातों पर राजीव रंजन जी? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है बहुत सिलेक्टिव होकर के जब हम किसी प्रसंग की विवेचना करते हैं तो अपने मन की बातें कहते हैं। अजय आलोक जी और अरुण कुमार जी दोनों ने अपनी बातें कही, लेकिन क्या जब भी विवादित बोल पर हम चर्चा करते हैं तो इस देश के विमर्श को कलंकित करने के लिए सबसे ज्यादा कसूरवार अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, अजय आलोक जी की पार्टी है। और इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, और उसके साथ जब संसद में रेणुका चौधरी की उन्मुक्त हंसी पर उन्होंने रामायण का जिक्र किया, उनकी पार्टी के एक नेता ने सुपर्णखा का हवाला दिया। भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू नहीं रहेगी। कोई नेता इस सवाल पर मुखर नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, उन्होंने अगर एक बात कही तो उन्होंने माफी मांगी। कल जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे और उसका जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया तो आप लोग नहीं दिखा रहे। जीतन राम मांझी ने जो शब्द कहे हैं, शब्द भी शब्दसार हो जाए, कहा और कहे, इन दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन लतियाया विधायकों ने ये शब्द कहा है जीतन राम मांझी। मुझे लगता है ये हैरानी होती है कि विमर्श का संतुलन साधने की जवाबदेही किसकी है। इस देश में गिरिराज जी हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने का जो कॉपीराइट रखते हैं, जिस तरह से आप साध्वी महाराज से लेकर साध्वी रितंबरा, साक्षी महाराज और साध्वी रितंबरा से लेकर इनके नेताओं के पता चलेगा, तेलंगाना में इनका एक एमएलए निकल करके आता है अकबरुद्दीन ओवैसी के विवादित टिप्पणी के बाद, वो उससे भी खतरनाक टिप्पणी कर नहीं, ये तो राजीव जी देखिए, बिल्कुल आप ऐसे उदाहरण गिरा रहे हैं, बिल्कुल सच उदाहरण है ये। इनकी पार्टी में और तमाम पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं कई बार। लेकिन आज मैंने शुरुआत में कहा कि किसी के स्टेटमेंट या राजनीतिक बयान की बात ऊपर बात नहीं कर रहे। आज कोई ऐसी खराब बात बोल दी है पॉलिटिकली नीतीश कुमार ने, उस पर हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ बात ये कही जा रही है कि वो मेंटली फिट नहीं है। ये कहा जा रहा है कि क्या उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, बात ये हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसी बातें जो भी कहते हैं, इस पैनल में इसके विशेषज्ञ अजय आलोक भी नहीं है और अरुण कुमार जी एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये विशेषज्ञता उन्हें भी हासिल नहीं जी। प्रधानमंत्री जी की मानसिक अवस्था सही नहीं है, नीतीश कुमार जी की सही नहीं है, गिरिराज जी की सही नहीं है, ये तो चिकित्सक तय करेगा। लेकिन इनकी जो हताशा और बौखलाहट की जो जुबान है उसकी वजह समझिए। ठीक है, इनके नाभि पर प्रहार हुआ है। ये जातीय जनगणना का सवाल आज पूरे देश में मुखर हो। ठीक है सर, ठीक। आरक्षण का जो बिहार मॉडल है उसके जो असर से इन्हें ये पता है कि इनकी कोई लहर काम आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के कामों ने इनकी राजनीति पर ऐसा प्रहार किया है, इसलिए अब नीतीश कुमार के ऊपर ऐसे सवाल खड़े करने लगे। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवल किशोर जी का लेकिन बयान लेकर के जरूर जाएंगे, क्योंकि सब लोग ये भी साथ में जोड़ रहे हैं इस बात के कि नीतीश जी तो बीमार हैं और जल्दी में है आरजेडी कि भाई नीतीश जी छोड़ें कुर्सी तो फिर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। नवल किशोर जी, जो आज के डेट में भाजपा की स्थिति है उसे पता चल गया है कि बिहार से वो चली गई है और देश में भी जाने वाली है। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। भाजपा ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि वो नीतिगत कौन से ऐसे फैसले ले जिससे कि वो झूठ बोलने का जो प्रक्रिया था, वो भाजपा पूरे देश को बरगलाती रही, सबका साथ सबका विकास। पहली बार बिहार ने
एक आधार पे, वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पे आरक्षण की समीक्षा करके और उसके हिसाब से दायरा बढ़ाया और वो गिनती किया जिस गिनती को मानने के लिए तैयार नहीं थे। भाजपा कहती रही कि जातिगत जनगणना होगा तो जातिवाद आ जाएगा। ये कौन सा जातिवाद आया है? पहले इस बात का जवाब तो दे दीजिए डॉक्टर निर्मल किशोर जी। भाजपा ने, अरुण जी ने, जीतन राम मांझी जी ने, प्रशांत किशोर ने सब ये कहा कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है उनके साथ। अरे ये नहीं, ये लोग तो मानसिक रूप से ग्रसित हैं। जो लोग बोल रहे हैं इनकी मानसिक संतुलन खो चुकी है। इनको पता चल गया है कि सत्ता जाने वाली है। अरुण कुमार जी क्या बोलेंगे? उनके दल को दो फाड़ कर दिया गया, कुछ कर पाए क्या? नीतीश कुमार को जब पता चला उन्होंने हिम्मत दिखाई, सरकार को, भाजपा को छोड़ के हिम्मत किया कि बिहार में उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। नीतिगत वो जवाब दे रहे हैं। यही भाजपा बिहार में कहती है, आप मानसिक स्थिति की बात करें, यही भाजपा बिहार में कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, सर्वे होनी चाहिए। केंद्र सरकार कहता है कि नहीं होनी चाहिए। वही भाजपा 2010-11 में जातीय जनगणना की हिमायती थी। 18 आते आते उसको क्या हो गया? मतलब मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठाना, ये कहना कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई बीमारी उनको हो गई है, ये भी सब अपनी राजनीति बढ़ाने का तरीका है, एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश है। चले एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। आपने जो बात की, राजीव जी ने जो बात की, उसका जवाब अजय आलोक जी से, अरुण जी से जरूर लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। नीतीश कुमार के बयान विवादों में आए तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि अब वो बीमार हैं, किसी ने कहा उनको भूलने की बीमारी हो गई है, डिमेंशिया हो गया है। कुछ लोगों ने जो उनके कभी नजदीक रहे और वरिष्ठ लोग हैं राजनीति के, उन्होंने कहा कि इनको कोई पदार्थ ऐसा खिलाया जा रहा है जिससे इनकी ऐसी स्थिति बन गई है, ये अपने आपे में नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार की सरकार और बिहार की बागडोर नहीं हो सकती, इसलिए बिहार में अब परिवर्तन होना चाहिए। तमाम बातें हो रही हैं। जैसे मैंने फिर कहा, सबका आधार हाल ही में दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान और उनका आचरण है। अब ब्रेक हमारे साथ पैनल पर अजय आलोक जी बीजेपी से, अरुण कुमार जी सीनियर लीडर हैं एलजेपी रामविलास के, जेडीयू से राजीव रंजन जी, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी से हमारे साथ हैं। बताइएगा अजय आलोक साहब, अभी आपने सुना राजीव रंजन जी ने कहा कि भाई किसको क्या हुआ है ये तो चिकित्सक तय करेगा ना, कोई नेता तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री की तबीयत कैसी है। नहीं, निश्चित तौर पे इलाज तो चिकित्सक ही करेंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है, चिकित्सक लगे हुए हैं, इलाज भी चल रहा है। राजीव जी को नहीं जानकारी होगी, पता करेंगे। इलाज भी चल रहा है पिछले 6 महीने से। अब उसमें कितनी सघनता आएगी नहीं आएगी वो तो डॉक्टर ही तय करेगा। बहरहाल ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इस पर ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके आचरण और आपके कर्म वो देख के दूसरा आदमी तय करता है कि आप मानसिक रूप से सही में फ्रेम में है कि नहीं है। अगर हम किसी को रोड पे उलूल जुलूल हरकत करते हुए देखते हैं, उलूल जुलूल बोलते हुए देखते हैं, तो मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है? कह रहे पागल है, छोड़ दो। अगर आप 24 घंटे में बात भूलने लगे तो पहला बात आपके अगल बगल रहने वाले लोग क्या बोलेंगे? इनको भूलने लगे। अगर आप सुनना कभी हो जाए, बहस की गरिमा का एक बार में आपको लगभग 4-5 बार लोग को चिल्लाना लोगों को बोलिए, दायरे में अपनी बात बेसिकली आपके आचरण को देख मैं आ रहा हूं राजीव जी। प्रधानमंत्री जी के मानसिक संतुलन के बारे में बीच में बोलने का उनकी जांच करानी। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मानसिक रूप से स्वस्थ है। प्रधानमंत्री जी की जांच क्या करानी। आरोप नहीं है? प्रधानमंत्री जी क्यों अनावश्यक टिप्पणियां जगह जगह जाकर करते हैं? देश के टिप्पणियों का डिस्कोर्स नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा राजीव जी देखिए, आज ये बात ये कह रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। एजेंडा मत चलाइए, नहीं एजेंडा मत चलाइए। इसमें एजेंडा नहीं। अब ये आरोप ये लगा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, आप इनकी बात का उत्तर दे सकते हैं राजीव जी। नहीं, मैंने जो कहा वो आप इनसे पूछे ना। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी के विवादित बयानों की। मैंने इनको कब रोका कि आपकी बातों का उत्तर ना दें? आप ही की बातों का उत्तर दे रहे हैं, आप ही की बातों का उत्तर दे रहे हैं। आप सुनिए तो एक बार। नहीं, वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो गाली दे रहे हैं। वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। एक एजेंडा चल रहा है। देखिए, जमीन सरक गई है सौरभ जी, और ये हताशा और बौखलाहट है, इससे कुछ नहीं होगा। जमीन सड़क गई है, 63% जो भी सबक सिखा देंगे। अच्छा ठीक है राजीव जी, मुझे दीजिए, आप 30 सेकंड दीजिए, इनकी बात हो जाए, मैं आता हूँ। बोलिए अजय आलोक जी। देखिए सौरभ जी, अगर हमारी जमीन खिसक गई है तब तो राजीव जी को खुश होना चाहिए ना। बीच में बोलने की क्या जरूरत है? चलाने दीजिए उनको एजेंडा, अगर उनके हिसाब से ये एजेंडा है। अरे चिंता होती है, सबको चिंता करनी चाहिए। बहुत सम्मान है नीतीश जी का, काम बहुत अच्छा किया है, 5 ही साल किया है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। उस सम्मान को खत्म नहीं करें।
हम यही चाहते हैं, राजनीतिक विरोधी भी है तब भी चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, ठीक रहे। लास्ट में क्या हो गया था जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ, वैसा हाल नहीं होना चाहिए। एक आदमी नहीं है साथ में, पूरी पार्टी तैयार है भागने के लिए, क्योंकि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो जेडीयू कहां रहेगी। हर एक लोग में हताशा, निराशा और बौखलाहट है जेडीयू में, राजीव जी को पता है अच्छे से। और ये एग्रेशन इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि इस पे चर्चा ना। आज यहाँ व्यक्तिगत बयान या व्यक्तिगत डिस्कोर्स की चर्चा नहीं हो रही है कि हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री ने ऐसे बोला तो उसने ऐसे बोला तो इसने ऐसे बोला। उस सब पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है। सवाल उठता है ये जो टेक्निकल बात है कि क्या एक मेंटली चैलेंज्ड आदमी बिहार की सत्ता पे मुख्यमंत्री बना रह सकता है, बने देना रहना चाहिए। अच्छा, ये आरजेडी की भी जिम्मेदारी है, ये बीजेपी अच्छा, की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है। चलिए, अच्छा ठीक है, आपने बहुत खुलकर कह दिया। बोलिए राजीव जी, अब आप बोलिए। अब देखिए, मुझे लगता है बार बार एक बात को दोहराना ये राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री और 13 करोड़ लोगों का अपमान है। इसका जवाब बिहार की जनता तो आने वाले समय में दे देगी। 2 फैसले जिनसे ये आसमान से जमीन पर लुढ़क कर आ गए। इन्हें ये पता है कि 2 करोड़ नौकरियों से 20 करोड़ नौकरियों का बैकलॉग है। हंसिए नहीं आ जाए लोग, गंभीरता के साथ बहस को चलने दीजिए। ये हास्य परिहास का विषय नहीं है। मैंने आपको सुना और धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। ये महंगाई जो बेलगाम है, इस पर जनता सवाल पूछे। आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार का जो क्रांतिकारी फैसला है, इससे जो राजनीतिक परिदृश्य 2024 का होगा और उसके पहले देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसे मेरी भविष्यवाणी मान लीजिए, इनकी भर पिटने वाली है। ये कहीं के नहीं रहने वाले, दुर्गति होगी इनकी। ठीक है। और जिस नेता को लेकर के ये आज ये बात कर रहे हैं, कल नीतीश कुमार जी के पक्ष में बोलते थे। मैं उस पर व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, लेकिन किसी भी राजनेता के बारे में और निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में जिसके बारे में आपने स्वयं कहा कि उन्होंने तो 2 बड़े फैसले लिए, तो एक अगर कोई ऐसी व्यथा थी, ऐसी कोई परेशानी थी तो फिर तो नहीं हो पाता। इतने बड़े फैसले से आपका संतुलन बिगड़ा है। जांच आपको करानी है ना, प्रधानमंत्री जी की जांच कराइए, अपनी कराइए, अपनी पार्टी के नेताओं की कराइए। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो कह रहे हैं, मैं पहले से ये बात कहता आया हूं, आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं। अजय आलोक ने इस बात को कहा, आपने जो बात कही, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं अरुण जी से। अब राजीव जी, इस सवाल पर आप जो बात आज जीतन राम मांझी जी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ कहे, उन शब्दों को भी आप स्क्रीन पर दिखला दीजिए। अच्छा ठीक, आप मेरी जानकारी में वास्तविकता में नहीं है, मैं तो उनसे लाइव बात कर रहा था। अभी वो 7-8 मिनट मेरे साथ में थे। हाँ नहीं, आपको मिल जाएगा। अभी मैं जी न्यूज़ पर अगर उन्होंने वैसी कोई बात कही है, उसको दिखाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि पता चलना चाहिए वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके कैसे शब्द थे। आपने कहा एक मुख्यमंत्री के ऊपर इस किस्म के आरोप लगाना, व्यक्तिगत उनकी सेहत के बारे में यूं बातें करना, ये बिहार की जनता का, करोड़ों जनता का अपमान है, बिहार का अपमान है। अरुण कुमार जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बिहार के 13 करोड़ जनता का ये सचमुच है कि एक व्यक्ति जो बयान दे लोकतंत्र के मंदिर में। अरुण जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। मैं आ जाता हूं दोबारा आपके पास। डॉक्टर नवल किशोर कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह लें। जी बोलिए डॉक्टर नवल किशोर। देखिए, अरुण जी की या अजय आलोक जी की मजबूरी क्या है कि उनको, अजय आलोक जी को पता है कि भाजपा के पास जो झूठ वो बोलते आ रही थी कि पूरे ओबीसी का हक यादव खा रहे हैं, जातिगत सर्वे के बिहार ने दिखा दिया कि वास्तविक स्थिति क्या है, जो संख्या है और उसके हिसाब से हिस्सेदारी एक एक करके दिखा दिया। अब भाजपा बेचैन है। भाजपा को तो उसके दल में पिछले 30 साल में एक ऐसा नेता नहीं पैदा किया जो अध्यक्ष बन पाए। सम्राट चौधरी जिसे वो दिन रात गाली सुनवाते रहती है नीतीश कुमार को, वो जदयू और आरजेडी में रहे हुए हैं। उस तरह के लोग भरे हुए हैं भाजपा में। भाजपा के पास तो अपना कोई नेता ही नहीं है। और जहां तक जो झूठ बोलते रही है, सबका साथ सबका विकास, वो तो पता चल गया इसमें कि आप कौन सा बात कह रहे हैं। और अरुण कुमार जी को ये पता ही नहीं है कि वो उनके साथ रहते हुए उनका दल टूट गया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसका जवाब दे पाए। नीतीश कुमार ने तो हिम्मत दिखाया, उनको छोड़ के सरकार बनाया और उनके हिसाब को जवाब देते रहे। और जहां तक वही भाजपा है ना, उसका अध्यक्ष जाके भाजपा में बिहार में कहते हैं कि यहाँ पे
जितने भी छोटे दल हैं क्षेत्रीय दल को समाप्त करना पड़ेगा। जी। किस मुंह से लोजपा भाजपा के साथ है? ये तो किस ये मुंह कह से रहे हैं जीतन लोजपा राम से मांझी वहां पे साथ है? अरुण कुमार जी, जिसके उन्होंने दल का अरुण सिंह अध्यक्ष जी बोलता सुनिए है। डॉक्टर साहब, इन्होंने तो ये कहा कि एक कोटरी है जो नीतीश कुमार जी को चला रही है, गाइड कर रही है इस वक्त, वो कोटरी चलाती है इस बिहार सरकार को, नीतीश कुमार नहीं। एक जीतन राम मांझी अभी लाइव थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ये कमिटमेंट कर चुके हैं लालू यादव जी को कि तेजस्वी यादव को इस साल के अंत तक उनको मुख्यमंत्री बनाना है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बिहार में वाकई में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? सौरभ जी, सच्चाई तो यह है कि पूरा देश को 2 ही 3 आदमी चला रहे हैं, ये तो पूरा देश जानता है। भाजपा को उसकी चिंता करनी चाहिए ना। बिहार में जो भी हो रहा है कैबिनेट से, जातिगत सर्वे जो हुआ वो तो 9 दल के लोगों ने कैबिनेट में फैसला लेकर किया। जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए उसमें भी 9 दल है, कहां भाजपा उसका विरोध की? तो ये बात कहना कि वो अलग से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी राजनीतिक समझ बहुत कमजोर है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, बोलिए अजय आलोक जी। जिस संगठन देखिए सौरभ जी, सबसे पहली बात कि आज जो ये जातिगत सर्वे पे छाती पीट रहे, राजीव जी कह रहे कि जमीन सरक गई है, इन्होंने कहा आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। कृपया रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेते जरा, जो 2022 में ही राष्ट्रपति के पास जमा हो गई है। रोहिणी आयोग तो जातिगत सर्वे करवा के आरक्षण की सीमा को 80% तक करने की बात कर रहा था। यही बात भारतीय जनता पार्टी ने सदन में कही कि 75 क्यों किया, 80 कर देते रोहिणी आयोग के अनुशंसा के हिसाब से। दूसरी बात, आपने अपने सफलता के झंडे तो खुद ही गाड़ दिए, सेंटर में क्यों नहीं कर रहे हैं? सफलता के झंडे खुद ही गाड़ दिए। जब आपके रिपोर्ट आती है, आपके क्यों आर्थिक सत्ता की रिपोर्ट आती है कि 32 साल से आप दोनों दल का शासन रहा, तभी 46 लाख बिहारी बाहर काम करने जाता है, 7.5 लाख बिहारी स्टूडेंट्स बाहर में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा, ये रोजगार, ये कहाँ गया आपका? अगर यही मॉडल आपको देना है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर कीजिए मत, क्योंकि आपके नाम पे जब अगर सत्ता की भागीदारी लेने की बात होती है तो जाति में भी एक जाति है, एक जाति में भी एक ही परिवार, चाहे वो आप हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डीएमके के स्टालिन हो, चाहे गांधी हो कांग्रेस के, एक जाति में एक ही परिवार। बीजेपी की क्या बात कर रहे हैं? 8-8, 9-9 प्रधानमंत्री को मिला के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमने अलग अलग जातियों से दे दिए। मुख्यमंत्री दिए, तीनों अलग अलग पिछड़ी जाति से। रघुवर चरित्र जो है, अरे बिहार में 2 अलग अलग जातियों से, तो आपसे यहाँ पे जातियों को आपने आगे कहाँ बढ़ाया? खुद नहीं पता आपके लिए जाति मतलब एक ही परिवार, जाति मतलब आप लोग के लिए एक ही परिवार, भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा चलें, ठीक है नवल किशोर जी, आपने भी, राजीव जी ने भी नाम लिया चूंकि अरुण सिंह जी का, फिर बार बात करने की कोशिश करता हूं, उनके नेटवर्क में कुछ कमजोरी थी। एक बस 10 सेकंड, अच्छा बोलिए 10 सेकंड। मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है? मोदी जी कहते हैं कि इस देश में गरीब और अमीर ही जाति है, 2 ही जाति है। भाजपा जो बिहार का है वो कहता है कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। ये झूठ कौन बोल रहा है और दिमाग किसका खराब है? डॉक्टर को किसकी जरूरत है? अब बताइए इस बात को। ऐसा है, जब मोदी जी कहते हैं कि 2 ही जाति होती है, गरीब और अमीर, तो उसमें पूरे देश को लेते हैं। आपकी तरह एक बात बताइए, तो लालू यादव गरीब है? अगर पिछड़ी जाति का पैमाना लिया जाए तो लालू यादव गरीब है? ओबीसी उनसे बड़ा सामान, उनसे बड़ा बिहार में कोई सामान है? 2014 में उनसे ज्यादा बिहार में कोई सामान है? क्यों कहा कि मैं ओबीसी का देश में एक ही जाति है, गरीब की जाति। आप क्यों कहते हैं कि राष्ट्रपति को बनाया, हमने दलित को बनाया, हमने आदिवासी को बनाया? आप क्यों कहते हैं कि जो हमारे कैबिनेट में है उसमें 35 अरे आपके कैबिनेट में, आप क्यों कहते हैं कि ओबीसी के 85 सांसद है? 60% तो पहले आरक्षण 15% बढ़ाया, आप बताइए 15% आप क्या बात करेंगे? आपको मालूम नहीं है कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण दिया था 77 में, तो कौन लोग थे जो बोल रहे थे आरक्षण नीति कहां से आई? एक-एक करके नवल जी, आप जैसे लोग एक-एक करके अजय आलोक जी, नवल किशोर जी, देखिए आपने कहा 10 सेकंड मुझे दीजिए, आप मुझे लगता है आप ज्यादा ही आपने उससे बात कर ली। जैसे लोग थे जो अंदर से कुछ और। एक बार अरुण कुमार जी के पास मैं चाहता हूं उनकी बात एक बार आ जाए हमारे सामने। मैं पहले भी सवाल किया था कि नीतीश जी पर सवाल उठाने वाले लोग बिहार का अपमान कर रहे हैं। जी अरुण जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि नवल जी और राजीव जी तो हमारे मित्र रहे हैं, साथ काम भी किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात वो अपने पूरे परिवार के साथ उस बात का वीडियो देख सकते हैं, और यदि नहीं देख सकते हैं, जिसको गलत बताया श्रीमती राबड़ी देवी ने, एक मां का हृदय है, वो सत्य के साथ खड़ी हुई। अब उनके बेटे से पूछिए, क्या सब पूरे परिवार मिलकर उस वीडियो को देख सकते हैं?
और जब उस वीडियो अरे को वो नहीं खेद देख व्यक्त सकते कर हैं चुके तो हैं। क्या सामान्य आप एक ही परिस्थिति दिन का में फंसे हुए हैं, व्यक्ति इतिहास में फंसे रहते हैं। चलिए एक सेकंड, नीतीश समय कुमार खत्म हो जी गया खेद है। व्यक्त मैं कर पूछ रहा हूँ, चुके हैं। रुकिए नवल किशोर जी, वो कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग अरे ली, भाई, मैटर खेद खत्म। खेद खेद व्यक्त कोई नंगे सड़क पर घूम ले और कहे कि मुझसे गलती हो गई, ये तो शर्मसार कर दिया। अरे तो अरे हजारों वर्ष की प्रधानमंत्री से हमारी माफी मंगवा सांस्कृतिक लीजिए। विरासत को उन्होंने जो गंदे शब्द बोले हैं, सांस्कृतिक जो विरासत को बयान दिए नष्ट हैं, कर दिया, एक बार जी। माफी पूरे मंगवा परिवार दीजिए। को मणिपुर में नष्ट माफी कर दिया। मंगवा दीजिए। और अच्छा ऐसी चलिए, मेरे पास आज परिस्थिति समय में इतना ही था, आप मैं लोग शुक्रिया वकालत करूंगा। कर- अरुण जी आपकी बात आ गई। अरुण जी बहुत शुक्रिया आपका, अजय आलोक जी, राजीव रंजन जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, डॉक्टर साहब मेरे पास समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका।